दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीडी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आपके लिए मैं आज काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉपिक लाया हूं। टॉपिक है जनगणना 2027 सेंसस 2027। आपके सवाल हो सकते हैं इस प्रकार के, या फिर आप सोचते होंगे कि जनगणना क्यों होता है, जनगणना कराने के क्या फायदे हैं, क्यों सरकार इस पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, कितने सालों में यह जनगणना होती है, असल में हमारे देश की आबादी कितनी है, यह आंकड़ा कौन बताएगा। हमारे प्रधानमंत्री जनसभा में कहते हैं 125 करोड़ देशवासियों, 130 करोड़ देशवासियों, 140 करोड़ देशवासियों। असल में यह संख्या है कितनी, किस राज्य की कितनी आबादी है, कितना जनघनत्व है, कितना लिंगानुपात है, वहाँ की साक्षरता कितनी है। इस प्रकार के सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे कि करोड़ों के भीड़ में आपके सामने कितने चैलेंजेज है, कितनी अपॉर्चुनिटी है, कितने अवसर हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो स्टडी पॉइंट पर पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। इससे हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक, जनगणना 2027। इसके बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं कि ये जनगणना की शुरुआत आखिर कब से शुरू हुई, क्या इसका इतिहास है, पहली बार जनगणना कब हुआ था हमारे देश में। भारत में जनगणना का क्रमिक इतिहास ब्रिटिश शासन से प्रारंभ होता है। 1872 में पहली बार भारत में असंगठित जनगणना कराई गई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ये जनगणना हुई थी और 1881 से यह जनगणना नियमित होने लगी। 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पहली नियमित जनगणना और समकालिक जनगणना हुई। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना की परंपरा शुरू हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना का कार्य रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के अधीन किया गया। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की वो 7वीं जनगणना थी। जनगणना जो है इसलिए किया जाता है कि जिससे जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, रोजगार और सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए अब एमसीक्यू देख लेते हैं इससे संबंधित। भारत की 2027, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, टाइपिंग मिस्टेक है। भारत की 2027 की जनगणना कौन सी जनगणना होगी? ऑप्शन है 14वीं, 15वीं, 16वीं या 17वीं। तो इसका सही उत्तर है 16वीं। 16वीं यह भारत की 16वीं जनगणना है। जनगणना 2027 भारत की 16वीं जनगणना होगी। यह पहली बार पूर्णतः डिजिटल रूप में आयोजित की जा रही है। इसमें मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पोर्टल और स्वगणना जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यह देश की सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधित जानकारी एकत्र करने का सबसे बड़ा सरकारी सर्वेक्षण है।
दूसरा प्रश्न है कि जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी क्या खासियत है 2027 की जनगणना का? तो इसका है कि पूर्णतः यह डिजिटल होगा। ऑप्शन बी है सही उत्तर इसका, कि यह पूर्णतः डिजिटल होगा। जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्णतः जनगणना है। इसमें डेटा संग्रह मोबाइल ऐप के जरिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। इससे डेटा की सटीकता बढ़ेगी, समय की बचत होगी, डिजिटल प्रणाली से भ्रष्टाचार और त्रुटियों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या, माफ कीजिएगा, जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? तो यह 2 चरणों में होनी है 2027 की जी जनगणना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जनगणना 2027 2 चरणों में आयोजित होगी। पहला चरण में आपके मकान सूचीकरण और आवासीय सुविधाओं का लेखा जोखा लिया जाएगा। दूसरा चरण में वास्तविक जितनी जनसंख्या है उसको गणना किया जाएगा। इससे सरकार लोगों को और उनके रहने की स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाह रही है इससे। चौथा प्रश्न है कि इसका पहला चरण कब शुरू होगा? 2027 के जनगणना जो होना है उसका पहला चरण कब शुरू होगा? तो यह अप्रैल 2026 में शुरू होगा। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर के यह 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें मकानों की स्थिति, आपके किस प्रकार के मकान बने हुए हैं, ईंट के हैं, पत्थर के हैं, या फिर लकड़ी के हैं, या फिर फूस के हैं, झोपड़ी के हैं, खपड़ा के मकान हैं, इस प्रकार की जानकारी देनी है आपको। आपके घर में पानी किस प्रकार स्रोत से आ रहे हैं, नल लगा हुआ है या फिर समरसेबल है, इंटरनेट, आपके घर में इंटरनेट इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा चरण किससे संबंधित है? क्वेश्चन है 5वां नंबर की, दूसरा चरण किससे संबंधित है? कृषि गणना से, आर्थिक सर्वेक्षण से, या जनसंख्या गणना से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनसंख्या गणना से। दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित होगा, जिसमें लोगों की वास्तविक जनसंख्या गणना की जाएगी। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, शिक्षा, रोजगार आदि की जानकारी ली जाएगी। अगला प्रश्न है कि स्वगणना कितने दिनों के लिए उपलब्ध होगी? स्वगणना है जो कि कितने दिनों के लिए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन? तो यह 15 दिनों के लिए यह मौका मिलेगा आपको स्वगणना का, जिसमें आप मोबाइल ऐप के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन आप जानकारी दे सकते हैं। सरकार ने नागरिकों को 15 दिनों तक स्वयं ऑनलाइन जानकारी भरने की सुविधा दी है। इससे लोग घर बैठे अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे और प्रक्रिया अधिक आसान बनेगी। अगला प्रश्न है कि 1931 के बाद पहली बार कौन सा डेटा एकत्र होगा? शिक्षा का डेटा एकत्र होगा कि कृषि का, या जातिगत डेटा, या फिर बैंक डेटा? तो ये पहली बार होने जा रहा है देश में कि जातिगत जनगणना सरकार कराने जा रही है। जातिगत जनगणना का डेटा इस बार इकट्ठा किया जा रहा है। पहली बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 1931 के बाद पहली बार SC ST के अलावा OBC और जनरल वर्गों की
जातिगत जानकारी भी एकत्रित हो जाएगी। इससे सामाजिक न्याय और नीतियों के निर्माण में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च 2027। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सामान्य क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 निर्धारित की गई है। इस तिथि के आधार पर जनसंख्या की गणना की जाएगी। ये डेट काफ़ी कंफ्यूजिंग है, आइए इसको समझते हैं। ये 2 चरणों में जनगणना होना है। पहला चरण होगा जिसका डेट है कि अप्रैल से 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से ये सितंबर तक 30 सितंबर 2026 तक। इसमें क्या होगा कि इसमें पहले चरण में आपके रहने का स्थान का, जैसे घर कच्चा है या पक्का है, कितने कमरे हैं, बिजली पानी शौचालय की सुविधा, गैस कनेक्शन है या नहीं है, इंटरनेट मोबाइल वाहन, घर आपका है जो कि किराए का है या अपना है, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी ली जाएगी। दूसरे चरण की जो बात है जहाँ तक, तो दूसरा चरण का डेट है वो है फरवरी 2027। फरवरी 2027 से ये दूसरा चरण शुरू होगा। इसमें नाम, आयु, लिंग, शिक्षा, आपका काम, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, कितने लोग हैं, आप क्या बोलते हैं, कौन से धर्म का पालन करते हैं, कौन से जाति से हैं, ये दूसरे चरण में आपकी गणना की जाएगी। इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड का लेखा जोखा किया जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का सवाल है कि बर्फबारी वाले क्षेत्रों के संदर्भ तिथि क्या है? जहाँ पे बर्फबारी होगी उसके लिए पहले जनगणना कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये अक्टूबर में ही शुरू हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, जनवरी 2000, माफ कीजिएगा, अक्टूबर 2026। 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगा बर्फबारी वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, या फिर जन भागीदारी से जन कल्याण, डिजिटल भारत या नया भारत, क्या हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है जन भागीदारी, ऑप्शन बी है, जो जन भागीदारी से जन कल्याण। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जन भागीदारी से जन कल्याण का अर्थ है कि नागरिकों की भागीदारी से बेहतर नीतियां और विकास संभव है। यह नारा जनगणना में लोगों को सक्रिय भूमिका को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2027 के शुभंकर कौन है? क्या शुभंकर है इस जनगणना 2027 का? शक्ति या विकास, प्रगति विकास, भारत इंडिया, नारी या और युवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रगति और विकास। जनगणना 2027 के शुभंकर प्रगति और विकास है। ये देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के प्रतीक हैं। पहले चरण में, अगला सवाल है कि पहले चरण में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? पहले चरण में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो पहले चरण में ऑप्शन सी सही होगा कि 33 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पहले चरण में 33 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें मकान, इंटरनेट, पानी,
शौचालय, ईंधन, इन सारी सुविधाओं से संबंधित जानकारी ली जाएगी। जनगणना 2027 किस मंत्रालय के अंतर्गत होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय। भारत सरकार के अधीन और गृह मंत्रालय के अधीन यह जनगणना कराई जाएगी। जनगणना 2027 का संचालन है जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महापंजीयक द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल है कि जनगणना 2027 का अनुमानित बजट कितना है? ऑप्शन है 5,000 करोड़, 8500 करोड़ और ऑप्शन सी है 11,718.24 करोड़ या फिर चौथा ऑप्शन है 15,000 करोड़। तो इसका सही उत्तर है कि 11,718.24 करोड़। जनगणना में इतने अनुमानित खर्चा का बजट बनाया गया है फिलहाल। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। यह राशि डिजिटल तकनीक और बड़े स्तर पर डेटा प्रबंधन के लिए उपयोग होगा। नेक्स्ट सवाल है कि जनगणना 2027 का उपयोग किसके लिए महत्वपूर्ण होगा? तो ये होगा ऑप्शन बी, परिसीमन और महिला आरक्षण। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि जनगणना 2027 किसके लिए उपयोगी होगा। तो आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में देश भर में संसद से एक चर्चा, एक बहस शुरू हुई परिसीमन और महिला आरक्षण कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। यह 33% आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा? तो आपको पता होगा कि नारी वंदन अधिनियम के तहत, नारी वंदन अधिनियम के तहत 2023 में एक बिल आया था जिसको सर्वसम्मति से पास कर दिया गया था। इसे लागू होना था तो उस समय ये कह दिया गया कि यह तब लागू होगा जब 2026 में जनगणना हो जाएगी या फिर आने वाले जनगणना जब होगी उसके आधार पर परिसीमन गठित किया जाएगा और फिर तय किया जाएगा कि किस क्षेत्र में कितने लोकसभा और विधानसभा सीटों की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल यह जो महिला आरक्षण का मामला है यह काफी पेचीदा हो गया है। ये मरीचिका की तरह हो गया है कि दिखने में कुछ और है और ये वास्तविकता कुछ और है। सरकार इस पर अपना तर्क दे रही है, विपक्ष का अपना तर्क है। सरकार कह रही है कि ये विपक्ष इसे लागू नहीं होने देना चाहती है, इसे पास नहीं होने देना चाहती है। लेकिन इस चीज को समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि आखिर कौन नहीं ये पास होने दे रहा है। 2023 में जो बिल पास हो गया था, आखिर इसे लागू होने में क्या समस्या आ रही है? उस समय क्या विपक्ष विरोध नहीं कर रहा था? लेकिन इसमें 2023 के बिल में यह जोड़ दिया गया था वाक्य कि यह तब लागू होगा जब अगला जनगणना हो जाएगा आने वाली और परिसीमन का गठन कर दिया जाएगा। इसके आधार पर आपको पता होगा कि जो लास्ट जनगणना हुई 2011 में जनगणना हुआ था और उसके बाद 2021 में जनगणना होना था और कोविड के चलते ये जनगणना हो नहीं पाई। धीरे धीरे टलते टलते 2026 में सरकार को अब जल्दी सूझने लगा कि अब 2029 के चुनाव में शायद इसको मुद्दा बनाया जाए या इस नारी जो है आरक्षण या महिला आरक्षण के नाम पर कुछ वोट इकट्ठे किए जाएं या फिर देश में अपने पक्ष में कुछ
चीज़ों को लाया जाए, तो उसके लिए आनन फानन में यह बिल लाया गया और फिर ये विपक्ष पे आरोप लगा करके इसको टाल मटोल किया गया कि विपक्ष इसे पास नहीं होने दे रहा है। तो क्या है इसका, तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि परिसीमन क्यों गठित नहीं हो रहा है, या फिर परिसीमन के बाद ये महिला आरक्षण का मामला क्या है, एक बहुत बड़ा डिबेट है। फिलहाल इतनी जानकारी ये पर्याप्त है कि आपको महिला आरक्षण और परिसीमन को जानना चाहिए। चलते हैं हम अब अगले सवाल की तरफ। महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित हमारा एक इसी चैनल पर एक वीडियो डला हुआ है, उसको आप जाकर के देख सकते हैं। हम इस वीडियो के बाद इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि स्वगणना किस माध्यम से होगी। जो सेल्फ एन्यूमरेशन का जो काम होना है स्वगणना का, वो किस प्रकार से होगा, तो ये होगा ऑप्शन बी, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि लोग मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं और इससे प्रक्रिया अधिक तेज और सुविधाजनक बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है 2027 के जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक जो कि एक ये कलाकार हैं, ये रेत से, उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये रेत से काफी खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं। ये देखते हैं एक्सप्लेनेशन। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक जो कि उड़ीसा के हैं को 2027 का जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे अपनी कला के माध्यम से जागरूकता फैलाएंगे। अगला सवाल है कि जनगणना 2027 में कौन सी सुविधा पहली बार दी गई है, क्या है, तो ये है जो कि स्वयं गणना, खुद से गणना करने की सुविधा दी गई है लोगों को। आप मोबाइल ऐप में जाएंगे, एक मोबाइल ऐप खोलेंगे, उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, तो उसमें जाने के बाद आपको गूगल के माध्यम से आपको लोकेशन, आप किस लोकेशन में हैं, किस राज्य में हैं, वो लोकेशन सेट करना है और उसके बाद आपके मोबाइल नंबर से ओटीपी के जरिए आप लॉगिन करेंगे और उसके बाद आपसे जानकारी मांगी जाएगी कि आपका घर कैसा है, कितने कमरे हैं, बिजली पानी की सुविधा है नहीं है, इंटरनेट, गाड़ी, इन सब चीज़ों का, आपके नाम, आयु, शिक्षा कहाँ तक पढ़े हैं, व्यवसाय, इस प्रकार के 33 प्रश्नों के आपको वहाँ पे जवाब देने हैं। उसके बाद क्या होगा कि जब जनगणना करने वाले जो कर्मचारी आएंगे उनको ये डेटा देना है, आपको ये चीज़ें रिकॉर्ड कर ली जाएगी। नेक्स्ट सवाल है कि मकान सूचीकरण चरण में क्या जानकारी ली जाएगी। मकान का सूचीकरण में क्या जानकारी ली जाएगी, तो उसका है कि मकान और सुविधाओं का विवरण, मकान और सुविधाओं का विवरण लिया जाएगा कि आपका मकान किस प्रकार का है, पक्का है, कच्चा है, या फिर उसमें किस प्रकार की सुविधा है, आपके पक्के मकान हैं,
तो उसमें पानी किस प्रकार से आ रहा है, शौचालय की सुविधा है कि नहीं है। हम्म, इस आपके मकान में कितने आपके वाहन हैं, कितना आप पेट्रोल खर्च करते हैं, कितना आप कमाते हैं, आपकी इनकम, ये काउंट की जाएगी। इस चीज़ को दर्शाना है आपकी वार्षिक आय या मंथली आय कितनी है, आप कितना डीजल पेट्रोल पे खर्च करना चाहते हैं। आपको ने देखा होगा, सुना होगा कि हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है लोगों से कि आप पेट्रोल डीजल कम उपयोग करें, ईंधन का खर्च जितना हो सके कम उपयोग करें, सोना चांदी कम खरीदें। तो इसमें आपके घर में गैस सिलेंडर है कि नहीं है, ये भी उसमें विवरण देना है। आप किस ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, लकड़ी पे खाना बना रहे हैं कि कंडे पे बना रहे हैं, कंडे गोईठा पे बना रहे हैं, या फिर आपको किस प्रकार की जो सिलेंडर उपलब्ध कराया गया है। हमें तो लग रहा है कि इसमें ये भी कॉलम देना चाहिए कि आपके क्षेत्र में कितने रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी कॉलम देना चाहिए। क्योंकि आजकल काफी क्षेत्रों में गैस की किल्लत हो गई है और अब ये सरकार खुले मंच से यह कहने लगी है। पहले तो ये दावे कर रही थी कि नहीं, पर्याप्त है हमारे पास तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब ईंधन बचत की बात आती है तब कुछ न कुछ संदेह बनता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जनगणना 2027 क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जनगणना 2027 क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है, तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार डिजिटल होने जा रहा है, कि डिजिटल जनगणना होगा और जाति आधारित डेटा, इसके कारण यह जो जनगणना है काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अब इस डेटा में ये भी इकट्ठा किया जाएगा कि कौन से जाति के लोग कितने हैं और किस समुदाय के लोग कितने हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जातिगत जो डेटा आएगा, जातिगत आधारित, तो उसको सरकार किस प्रकार से एनालिसिस करती है। वो सरकार ये देखेगी कि किस जाति में लोग कितने गरीब हैं, किस जाति के लोगों के पास क्या व्यवसाय है, क्या इनकम है, किस जाति में लोग कितने बेरोजगार हैं, किनको नौकरी की आवश्यकता है, किसका कितना इनकम है, कौन लोग कितने गाड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, कौन लोग ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। सरकार को ये डेटा मिल जाएगा कि कौन लोग कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, कौन से गाड़ियों से चल रहे हैं, कौन कितना सोना खरीद रहा है, इनके पास सोना खरीदने के लिए पैसा है या भी नहीं भी है, कितनी आबादी है जो कि सोना खरीद ही नहीं पा रही है सालों से, वो अपने जीवन के रोजमर्रे में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यह जनगणना डिजिटल तकनीक, स्वगणना और जातिगत डेटा संग्रह के कारण ऐतिहासिक मानी जा रही है। इससे भविष्य की नीतियां और विकास योजनाओं को मजबूत आधार मिलेगा। कहने में तो है कि भविष्य की नीतियां निर्धारित की जाएगी इससे। पिछली बार की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर भी सरकार कुछ योजनाएं लाई थी,
और इस बार जो कुछ समय पहले तक मुफ्त में अनाज देने की सरकार के वायदे थे कि 5 किलो राशन आपको मुफ्त दिया जाएगा, तो ये देखने वाली बात है कि ये 5 किलो राशन वाले लोग कितने थे और उनकी कितनी स्थितियां सुधरी है और आने वाले भविष्य में उसे किस चीज की आवश्यकता है, उसे नौकरी चाहिए या रोजगार चाहिए, उसे किस प्रकार के योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि उनके आने वाले भविष्य सुधारा जा सके। तो यहाँ तक ये था हमारा आज का टॉपिक। जनगणना 2027 के मुख्य इम्पोर्टेंस तथ्यों को हमने लगभग कवर किया है। और यहाँ तक आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्या कमी रह गई है इसको आप अवश्य बताएं ताकि हम अगले वीडियो में फिर सुधार कर सकें। धन्यवाद।